सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 अर्थशास्त्र का क्लास 10th का ऋण की शर्तें, जो हमारा टॉपिक है। वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जो है वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट पार्ट देख कर आए हैं तो चलिए, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ऋण की शर्तें। यानी जो हम लोन लेते हैं उसकी क्या क्या शर्तें हैं, वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। यानी हर जो लोन का जब भी हम लेते हैं तो उसमें जो निश्चित ब्याज होती है, ऐसा नहीं है कि कभी भी बढ़ा दिया जाए, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। यानी कर्जदार जो है वो मूल रकम के साथ साथ को उस ब्याज को भी देता है। इसके अलावा उदाहरणतः कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। यानी कोई भी जो है कोई पैसे दे रहा है तो वो किसी चीज़ को अपने पास गिरवी भी रख सकता है। जैसे हम गहनों को गिरवी रख सकते हैं अपने, और कई चीज़ें हैं जिन्हें हम गिरवी रख सकते हैं। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। समर्थक ऋणाधार यानी ऐसी वस्तु जिसको आप गिरवी रख के कर्ज ले सकते हो, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। यानी अगर वो सही समय पर पैसे नहीं लौटा पाएगा तो उसकी जो ये सब चीज़ें हैं, भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक और पूंजी, यानी कुछ भी उसने इकट्ठा करके रखा है, वो चीज़ें जो है वो ऋण का आधार बनती हैं। यानी अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसकी इन सब चीज़ों को जो है वहाँ से उससे ले लिया जाएगा, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से दें या उससे ज़बरदस्ती उसे छीना जा सकता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार से बेचने का अधिकार होता है। यानी अगर जो है वो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो लोन को नहीं चुका पाया, ऋण को नहीं चुका पाया, तो उसे उसकी संपत्ति को जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, या फिर जो भी उसने ऋणाधार यानी ऐसी वस्तु जिसको उसने गिरवी रखा है उसे पैसे वसूलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। संपत्ति जैसे कि ज़मीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं। यानी जो ज़मीन है, बैंक में जमा हमारी पूंजी यानी हमारे पैसे हैं, गहने हैं, पशु हैं और समर्थक ऋणाधार, और इस तरह से जो है जो भी हम गिरवी रख सकते हैं चीज़ें, ये सब उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। और इन सब का उपयोग हम कर्ज लेने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ा कि क्या क्या शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त ये थी कि आपको जो है कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ उदाहरण हैं। तो अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है भारत में औपचारिक क्षेत्रक। तो भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, यानी औपचारिक दो तरह के क्षेत्रक होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो इसमें जो है यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र की बात होगी पहले, तो पढ़ते हैं। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। यानी क्षेत्र जो ऋण है उसको दो तरीके से बांटा गया है, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। यानी जो आपका औपचारिक ऋण है उसमें तो है आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर जो सहकारी कोई ग्रुप है, समूह है, या कोई सरकारी चीज़ें हैं तो उनसे आप कर्ज ले सकते हो। लेकिन आपका अनौपचारिक में कौन से आते हैं, जैसे कि कोई साहूकार है, व्यापारी है, मालिक है, रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, उससे आप पैसे ले लेते हो कुछ टाइम के लिए कि भाई बाद में दे दूंगा, तो वो अनौपचारिक में आते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहे हैं या अनौपचारिक क्षेत्र से, यानी जो ज़्यादा लोन है वह कहाँ से लिया जा रहा है, औपचारिक क्षेत्र से लिया जा रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से, ये इसमें पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। जो औपचारिक लोन होते हैं जो कि हम बैंक से लेते हैं, उस पर कौन निगरानी रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी रिजर्व बैंक जो है वो इन सब पर नज़र रखता है कि कौन जो है वो औपचारिक ऋण ले रहा है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही
ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। पहले तो आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि कितना जो है बैंक अपने पास हिस्सा रख रहा है। यानी अभी हमने देखा था कि बैंक भारत में जो है लगभग 15% हिस्सा बैंक अपने पास रखते हैं, बाकी वो जो है कर्ज में रख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद अभी आपको बताता हूँ मैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि आरबीआई जो है वो ये भी नज़र रखती है कि कोई बैंक है तो वो अमीर आदमी को ही कर्ज ना दे, गरीबों को भी दे, और जो गरीब हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको भी जो है वो कर्ज दे। क्योंकि अगर बड़े व्यापारियों को वो कर्ज देंगे तो उन्हें जो है अधिक ब्याज मिलेगी बैंक वालों को, लेकिन अगर वो छोटे व्यापारियों को देंगे तो उन्हें कम ब्याज मिलेगी और हो सकता है कि उनका पैसा भी डूब जाए। इसलिए समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। यानी एक निश्चित समय पर जो है सब बैंक जाकर आरबीआई को ये रिपोर्ट देते हैं कि हमने जो है इतना कर्ज दे दिया है, इसकी जो है ब्याज इतनी ले रहे हैं हम, और ये सब जानकारी जो है आरबीआई को हमें देनी पड़ती है, जो भी बैंक होते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। यानी औपचारिक क्षेत्र में जो ऋणदाताएँ हैं, यानी जो लोन दे रहे हैं कि गतिविधियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। जो अनौपचारिक क्षेत्र है, यानी कि आपके व्यापारी व्यवसाय, इनमें जो है कोई भी जो है देखरेख नहीं करता है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। यानी वो चाहे तो अपने पैसे जो है कभी भी आपसे मांग सकते हैं, कैसे भी आपसे ले सकते हैं। अगर आप उनके पैसे नहीं दोगे तो वो जो है आप पर जो है कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्हें उनके पैसे चाहिए होते हैं। उनको रोकने वाला भी इस टाइम कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपको कर्ज दे रखा है। अब उन्होंने आपको कर्ज दिया है तो अब अगर आप पुलिस भी बुलाओगे या कुछ भी करोगे तो वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने इसे पैसे दिए। तो इसलिए जो है अनौपचारिक क्षेत्र से कर्ज लेना ज़्यादा लाभदायक नहीं है। उसके बाद ये टॉपिक, यहाँ पर एक फ़ोटो जिसमें एक किसान है और उसका परिवार है जो कि कह रहा है कि बैंक हमें कर्ज नहीं दे रहा है। उसके बाद औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। यानी औपचारिक ऋणदाता में तो कम ब्याज ली जाती है, लेकिन अनौपचारिक में बहुत ज़्यादा ब्याज वो लेते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। इसलिए जो है अनौपचारिक यानी जो व्यापारी और व्यवसायों से लिया गया लोन है वो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उसकी ब्याज की दरें यानी ब्याज की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के वापस अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामलाल के मामले में देखा। यानी इसमें ये बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो लोन लेते हैं और हम उसके बाद अपना इनकम करते हैं, तो हमारे पास जो भी पैसा आता है उसमें से अधिकतर पैसा जो है वो हमारा ब्याज भरने में ही चला जाता है और हमारे पास बहुत कम पैसा बचता है। इसलिए हम विकास नहीं कर पाते। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक होती है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने जो है वो इतना मतलब कर्ज ले लिया होता है इन अनौपचारिक ऋणदाताओं से कि जो है उसे कर्ज चुकाने में उसकी पूरी आय महीने की जितनी है उससे ज़्यादा उसे ब्याज देनी पड़ती है, जिससे उसका मूल जो रकम होती है वो नहीं कभी भी चुका पाता और वो फंसता चला जाता है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ता जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा। और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। यानी व्यक्ति जो है वो ऋण जाल में फंस जाता है और वो जो है अपना ऋण चुका नहीं पाता। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वह ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। यानी हो सकता है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम कोई उद्योग खोल लें, कोई बिज़नेस कर लें या कोई विकास कर लें अपना, तो वो जो है ज़्यादा ब्याज को देखकर रकम की वो पीछे हट जाते हैं और इसलिए कुछ और वो बड़ा नहीं कर पाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। यानी यहाँ पर जो है अगर बैंक ज़्यादा कर्ज देंगे, गरीब लोगों को भी देंगे, सबको देंगे अगर बैंक कर्ज, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है वो ज़्यादा अपना विकास कर पाएंगे, वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद पाएंगे। वह फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वह नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। यानी वो क्या कर सकते हैं कि वो कोई भी अपना उद्योग खोल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कोई व्यापार कर सकते हैं या फिर जो है अपने खेतों में अनाज बो सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए
अति आवश्यक है। यानी सस्ता और सामर्थ्य कर्ज जो है वो देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर भाई चैप्टर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। औपचारिक और अनौपचारिक साख से क्या मिलता है, यानी औपचारिक में और अनौपचारिक में जो लोन है वो किसको कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये इस बारे में हम पढ़ेंगे। आलेख 2 में गहरी शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें और अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। यानी यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, पहले मैं आपको वो टेबल दिखा दूँ। ये वो टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ब्लू जो कलर है वो तो अनौपचारिक क्षेत्र है और जो रेड कलर है वो आपका औपचारिक है। औपचारिक यानी जो बैंक से लिया गया है और अनौपचारिक जो व्यवसायियों से लिया गया है। तो यहाँ पर नीला कलर देख सकते हैं आप। जो शहरों में गरीब परिवार हैं वो 85% जो है वो कर्ज कहाँ से ले रहे हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं। और जबकि जो अमीर गरीब 15% गरीब ही कहाँ से ले पा रहे हैं, औपचारिक से। उसके बाद जिनके पास कम संपत्ति है वो वाले परिवार क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा लगभग बराबर ही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बैंकों से भी लोन ले रहे हैं और व्यवसायियों और आमतौर पर अनौपचारिक से भी स्रोतों से भी लोन ले रहे हैं। जो समृद्ध परिवार हैं वो अधिकतर औपचारिक यानी बैंकों से कर्ज ले लेते हैं जो समृद्ध हैं। और जो 28% समृद्ध लोग हैं यानी 28% पैसे वाले अनौपचारिक से लेते हैं और बाकी जो बचे हैं 72% वो कहाँ से लेते हैं, वो औपचारिक से। यहाँ पर जो अमीर परिवार हैं वो सारा अपना लोन अधिकतर कहाँ से लेते हैं, औपचारिक से। या रेड वाला औपचारिक है जो बैंक में आता है तो बैंकों से ले लेते हैं। और ये जो हैं 10% लोग जो हैं वो कहाँ से लेते हैं, अनौपचारिक से। तो ये जो है बस इस तरह से मैंने आपको टेबल समझा दिया, अब आप आसानी से समझ जाओगे इसे। तो आगे पढ़ते हैं। 85% ज़रूरतें औपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं, उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। यानी 10% जो हैं वो तो बैंकों से हैं और बाकी जो 10% हैं वो हैं व्यवसायियों से, उद्योगों से। 10% वहाँ से हैं और बाकी के 90% वो बैंकों से आ रहा है। तो इस तरह से जो है जो अमीर लोग हैं वो बैंकों से कर्ज ले लेते हैं और गरीबों को जो है वो ऋण नहीं मिल पाता। इसी तरह की तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। यानी गरीब परिवारों को क्या करना है, अगर उन्हें लोन लेना है तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं और बहुत लंबा प्रोसीजर भी होता है बैंक से लोन लेने का औपचारिक से, इसलिए वो अनौपचारिक से लोन ले लेते हैं ऋण। इस सब से क्या पता चलता है, पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। यानी कि जो औपचारिक जो ऋण है वो लोगों की जितनी भी ज़रूरत होती है उनमें से आधी ही पूरी कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं और बाकी ज़रूरतों के लिए उन्हें किन पर निर्भर रहना पड़ता है, अनौपचारिक पर। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने कर्जदारों की आय बढ़ाने का काम ही कर पाता है। यानी ये क्या करता है, अनौपचारिक ये जो है लोगों की आय को बढ़ाता नहीं है बल्कि और कम कर देता है, लेकिन जो औपचारिक है वो लोगों की आय को बढ़ाने का काम कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसलिए बैंकों को जो है और जो सहकारी समितियां हैं उन सबको कहाँ पर होना चाहिए, ग्रामीणों में भी अधिकतर उन्हें होना चाहिए, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर भी निर्भरता घटे। यानी जो लोग नागरिक हैं गाँव के, जो गरीब लोग हैं, वो औपचारिक स्रोतों से भी लोन ले सकें और उन्हें अनौपचारिक स्रोतों की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी ज़रूरी है कि ऋण सभी लोगों को पर्याप्त हो सके। यानी यहाँ पर जो है एक तो औपचारिक की वृद्धि होना चाहिए, जो औपचारिक स्रोत हैं उनकी वृद्धि हो, और साथ के साथ क्या होना चाहिए कि लोगों को जो है वो जितना भी धन चाहते हैं उतना
प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिकार समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकें। यानी ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि जो है गरीब लोगों को भी जो है वो समान, मतलब दोनों को ही समान मिले। ऐसा नहीं कि गरीबों को ही खाली लोन दिया जाए, समान वितरण हो, जिससे गरीब भी जो है वो ऋण ले सकें औपचारिक स्रोत से, और जो अमीर हैं वो भी जो है ऋण ले सकें। यहाँ पर ये गद्दा, यहाँ पर देखिए ये सिल रहा है रजाई को। क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? यानी अब इसके पास कोई भूमि नहीं है, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो ये बैंक इसे ऋण कैसे दे देगा? तो अब हमारा अगला टॉपिक है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। यानी निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, निर्धन जो है वो अपनी सहायता कैसे करते हैं, उनके क्या क्या समूह वो बनाते हैं, किस तरह से, ये है इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर यानी कि जो अनौपचारिक स्रोत से जो है वो लोन लेना बहुत आसान होता है। हम जाएंगे, कहेंगे कि भाई तू हमें पैसे दे दे, भले ही उसकी ब्याज जो है वो महंगी होती है, लेकिन वो हमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हम वही कर्ज बैंक में लेने जाएंगे तो उसके लिए हमें निम्नलिखित बहुत सारे कागजातों की हमें ज़रूरत पड़ी है। अब बताइए, किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो वो अपने कागजात बनवाएगा या फिर अपने खाने पीने का खर्चा देखेगा? तो इस तरह से जो है और विकास होना चाहिए बैंक जो ऋण सुविधा है उसका, ये यहाँ पर कह रहा है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि बैंक है, अब वो तो इन्हें जानता नहीं है, अब कहीं ये चले गए तो अब बैंक भी क्या कर सकता है? अब बैंक अगर इन्हें ढूंढेगा तो कहाँ ढूंढेगा अगर ये लोन लेने के बाद चले गए? इसलिए बैंक जो है वो कोई चीज़ गिरवी रखवाता है, आपके कोई प्रॉपर्टी हो, कोई खेत हो, कोई मकान हो, उस चीज़ को। लेकिन अगर आप मान लो कि जो साहूकार हैं वो इन्हें, और जो साहूकार हैं और व्यवसायी हैं, ये सब इन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। यानी ये जानते हैं कि भाई ये बंदा है, मान लो उसके घर के पास रहते हैं, उसे जानते होंगे। अब उसे जानते हैं तो वो उसे कर्ज दे देते हैं। अब वो छोड़ के भी भागेगा तो उन्हें पता चल जाएगा और वो उसका सामान भी जब्त कर सकते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकता है। यानी अगर मान लो कर्जदार जो कर्ज लेके गया एक बार, उसको दोबारा ज़रूरत पड़ी कर्ज की, तो वो चाहे तो दोबारा भी जो है वो कर्ज लेकर जा सकता है साहूकार से। लेकिन अगर आप ऐसा जो है औपचारिक क्षेत्र में करोगे, अगर आप बैंक से दोबारा लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है वो कर्ज नहीं मिलेगा। तो इस तरह से, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं। लेकिन ये जो महाजन होते हैं, ये जो बड़े व्यवसायी होते हैं, ये जो है ब्याज की दरें बहुत उनकी ऊंची होती हैं। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनके बीच बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। यानी यहाँ पर जो है गरीब लोगों को तो लोन जो ऋण है वो नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं, अब गाँव में ऐसा हो रहा है कि जो है महिलाएँ अपनी जो महिलाएँ अपने खुद के स्वयं सहायता समूह बना रही हैं और इनका जो है इनको संगठित करके वो बैंकों से लोन ले लेती हैं और जो इनकी बचत पूंजी होती है। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यानी जो भी जितनी बचत करता है वो उस बचत को इकट्ठा करते जाते हैं एक समूह के तौर पर। और इस तरह से जो है आपके पड़ोसी हैं, मान लो आप 10-15 आपके जो मेंबर हैं आप जिन्हें जानते हो आपकी सोसाइटी के, तो आप जो है एक कमेटी बना लेते हो या फिर आप एक संगठन बना लेते हो मान लो। उसके बाद जो है एक फ़िक्स जो है पैसे उसमें सेव करने लगते हो या फिर आप लिख देते हो कि भाई इस बंदे ने 100 रुपये दिए, इसने 50 रुपये, जितना भी आपका बचता है। इस तरह से यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते
अब मान लो किसी को कर्ज़ की ज़रूरत है तो इन सब ने तो जो है वो कर्ज़ जमा कर लिया। अब चाहें तो ये कर्ज़ जो है वो किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी कर्ज़दाता को दे सकते हैं। समूह इन कर्ज़ों पर ब्याज लेते हैं, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो समूह है वो भी ब्याज लेते हैं, ब्याज तो भाई सभी लेंगे, लेकिन इनकी ब्याज जो होती है वो कम होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो साहूकार की ब्याज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन समूहों से ब्याज लेना बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा भी है आपके लिए। 1 या 2 वर्ष के बाद अगर सामूहिक नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। अब मान लो कि हर महीने कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, तो क्या होता है कि ये संगठन जो है वो बड़ा होता जाता है। बड़ा मान लो कि अब विश्वास हो जाता है लोगों को कि हाँ ये बंदे पैसे दे देंगे, तो अब चाहें तो वो भी लोन ले सकते हैं बैंक से। अब जो अगर आपका पूरा समूह है तो अगर आप एक बंदा जाएगा गरीब कोई, तो उसे लोन लेने के लिए बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर पूरा संगठन जाएगा तो वहाँ पर उसे ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। और जो ऋण है वो किसी एक आदमी के नाम पर नहीं दिया जाता, वो पूरा एक समूह होता है जिसका समूह का नाम होता है, उस समूह के नाम पर जो है वो ऋण जो है वो दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसके नाम पर दे दिया फिर बाद में कोई भर ही नहीं रहा, वो अकेला बंदा भर रहा है, तो पूरे समूह के नाम पर जो है वो ऋण लिया जाता है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, बीज, खाद, बाँस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। यानी इन सब चीज़ों के लिए जो है वो कर्ज ये समूह लेते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को और उनके जो भी इच्छाएं उनको पूरा कर सकें। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। तो ये समूह क्या करता है, ये समूह ही सब कुछ तय करता है कि इतनी ब्याज, मान लो इतनी ब्याज है तो यही बताएगा कि किसको कितने पैसे देने हैं और जो है कौन कितने पैसे लेकर जा रहा है, उसी हिसाब से उसको ब्याज देनी पड़ेगी और इतना टाइम है। तो समूह पूरा मिलकर आपस में डिसाइड करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यह भी उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। अब उनके पास कोई जरिया तो है नहीं, गरीब महिलाएं मान लीजिए कि उनके पास गिरवी रखने के लिए बैंक में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कर्ज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है एक समूह में आई हैं, इसलिए उनकी बात का जो है वो वजन बढ़ जाता है कि हाँ भाई समूह में आई हैं तो ये लौटा देंगी। इस तरह से स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह के नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। यानी ये जो है ये बैठक ये केवल लोन के लिए ही काम नहीं आती, बहुत सी चीज़ों के लिए जो बैठक है वो काम आती है। अब मान लो कि वो समूह जो है वो थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा बड़ा समूह बन गया, तो वो जो है जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि स्वास्थ्य है, पोषण है, शिक्षा है, घरेलू हिंसा है, इन सब चीज़ों पर भी जो है वो कोई एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समूह की बैठक हो रही है जहाँ पर अधिकतर जो हैं वो महिलाएं हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो हमारा लगभग ख़त्म हो गया है। ये एक मेन एग्जांपल पढ़ लेते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश में बैंक कैसे हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने का सफल इतिहास रहा है। यानी बांग्लादेश में जो है वो सभी लोगों की, गरीबों की ज़रूरतों के अनुसार उनको कर्ज दिया जाता है और वहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत नहीं होती है लोगों को जो है वो ऋण लेने में, इसलिए उनका जो इतिहास है वो बहुत सफल रहा है। इसके लिए इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2098 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीबों
तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह से छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। यानी बांग्लादेश का जो है वो इतिहास बहुत अच्छा रहा है कि उन्होंने जो है ग्रामीण इलाकों में जो है वो ऋण को फैला दिया। अब उनके यहाँ कोई भी जो है अगर किसी को ऋण चाहिए तो वो अपनी ज़रूरत के अनुसार ऋण को ले सकता है वो। और महिलाएं, अधिकतर महिलाएं हैं जो कि वहाँ पर ऋण ले रही हैं। यानी 81,000 गाँव हैं, 81,600 गांव हैं हमारे जिनके 9 लाख लोग, यानी 9 लाख लोगों ने कर्ज ले रखा है बांग्लादेश में। और वो अधिकतर जो हैं वो गरीब महिलाएं हैं। और गरीब महिलाएं बैंक को उस ऋण को चुकाने के साथ साथ जो है अपने जो है कार्य शुरू करती हैं, कई सारे व्यवसाय वो शुरू कर देती हैं। अब इस चैप्टर का पूरा सारांश यानी इस चैप्टर के बारे में जो भी अब तक हमने पढ़ा वो थोड़ा सा है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं सारांश को। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों में ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरतें होती हैं। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ कुछ परिस्थितियों में वह कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फ़र्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर जो है पूरे चैप्टर का हमने जो भी पढ़ा वो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से हमने पहले मुद्रा के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है हम ऋण की बात की। तो ऋण भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इस चैप्टर में हमने इतना सब कुछ पढ़ा। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके तो ज़रूर ही जाना। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं उस डाउट को सॉल्व क्लियर आपका कर दूंगा अगर आपको कोई डाउट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी जाके देख लेना, तभी जो है चैप्टर समझ में आएगा। सो गुड बाय।